નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પાઠ 15 દાજ્યું, જેના લેખક છે શેખર જોશી. दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है. दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई एक कहानी है. मदन एक पहाड़ी बालक है. इसमें मदन नाम का एक लड़का है. वह पहाड़ी लड़का है, गांव का लड़का है, जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है. भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है. दाज्यू का अर्थ होता है बड़ा भाई. कहानी कुछ इस तरह है कि चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था. चौक पर बाहर निकलते ही साइन बोर्ड वाला एक छोटा कैफे है. वहाँ चाय पानी नाश्ता मिलता है. वह जगदीश बाबू ने पहली बार देखा था और वहाँ की ओर चलते हैं. गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं. एक लड़का देखते हैं. गोरा चिट्टा रंग है, नीली शफाफ उसकी आंखें है, सुनहरे उसके बाल है, चाल में एक अनोखी मस्ती है, पर उसमें कहीं शिथिलता नहीं है, कहीं एक जगह टिकता नहीं है. कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती. उसमें इतनी स्फूर्ति है कि कमल के फूल के जो पत्ते होते हैं उसमें पानी गिरता है और जैसे ही सरक जाता है, ऐसी ही फुर्ती इस बालक में है. आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है. उसकी आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अंदाजा 9-10 साल लगाया जाता है. और शायद यही उम्र उसकी रही होगी, और शायद उसकी उम्र वही है. अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया, तो वह एक मेज पर से पलटे प्लेट उठा रहा था. जगदीश बाबू उस कैफे में प्रवेश करते हैं, अधजली सिगरेट का लंबा दम लगाकर उसमें प्रवेश करते हैं. तब वो लड़का एक टेबल के पास प्लेट उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वहीं सामने था. और जैसे ही जगदीश बाबू टेबल पर बैठे तो वो लड़का उसके सामने था. मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो. ऐसी स्फूर्ति से टेबल के पास आकर खड़ा हो गया जैसे घंटों से उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो. वह कुछ बोला नहीं. हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था. नम्रता प्रदर्शन के लिए वह थोड़ा झुका, थोड़ा मुस्कुराया, और उसके मौन में से सारा मेनू के क्या क्या लाना था वो प्रदर्शित था. सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया. जगदीश बाबू ने उससे कहा कि एक सिंगल चाय ले आओ, तो मुस्कुराकर पुनः से वहां से चला गया. पलक झपकते ही चाय हाजिर थी. पलक झपकते ही एक क्षण में ही वो चाय लेकर आ गया. मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है. लेखक यहाँ कहते हैं कि मनुष्य की भावना जो होती है वो विचित्र होती है. निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता. निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी उसके साथ कोई न होता हो, फिर भी वह आदमी एकलता अनुभव नहीं करता.
लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जानवरमय वातावरण में रहकर भी शून्यपन की अनुभूति होती है। एकलता, जहाँ हजारों लोग होते हैं, कई नर नारियां होती है, ऐसे जानवरमय वातावरण में, ऐसे मानवता के मनुष्य के हरे भरे जो मनुष्य होते हैं, उसके बीच रहकर भी कभी कभी मनुष्य को एकलता अनुभव होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, जो भी दिखता वो सब कुछ पराया होता है, क्योंकि उसको एकलता अनुभव होती है। कितना अपना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। कितना पराया लगता है, अपनत्वहीन, कितना पराया लगता है। ये सब कोई कारण वश होता है, बिना कारण कुछ नहीं होता। इस एकाकीपन में ये अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विक्षोभ या विरक्त की किसी कथा के मूल में है। यहाँ ये एकलता अनुभव होती है, अलगाव की जो जड़ें होती है, दूसरों से अलग रहने की जो वृत्ति होती है, वो कोई ऐसे ही नहीं होती। और विक्षोभ या विरक्त की किसी कथा के मूल में है। ये एकलता उसके मूड में होती है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। चौक है, इसमें शोरगुल है, इतनी चहल पहल है, फिर भी जगदीश बाबू को एकलता महसूस होती है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। सब कुछ जगदीश बाबू को याद आने लगता है कि मैं कहाँ था, मेरा गांव, मेरा पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, सब। और अपने निकट शहर में, पास ही शहर है, उसमें जो चाय होटल है, वो सब उन्हें याद आता है। इतने में लड़का आता है, बोलता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। जगदीश बाबू ने अपनी सिगरेट राखदानी में बुझाई और उसने उस लड़के के सामने देखा, उसके जो शब्द ध्वनि सुने, तो उसमें ऐसा लगा कि जो मैं खोज रहा हूँ, जो मेरा अपना है, ये लड़का, ये खाली जगह, रिक्त स्थान की पूर्ति करने योग्य है। उसे ऐसा अनुभव हुआ और उन्हें अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़के से परिचय कराते हैं जगदीश बाबू और कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़के ने अपना नाम बताया, मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जगदीश बाबू पूछते। लड़के ने जवाब दिया, पहाड़ का हूँ बाबूजी। कहता है कि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, उसने मालूम पता लग गया कि पहाड़ के गांव और शहर के बीच जो भेद है उसे मालूम हो गया। और वो मदन मुस्कुरा कर बोलता है, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा पर्वत है, उस पर्वत में जो उसका गांव है, वो गांव अल्मोड़ा पर्वत में है, इसलिए कहता है कि अल्मोड़ा साहब पर्वत का, पहाड़ का रहने वाला हूँ।
अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। जगदीश बाबू को उस लड़के के बारे में जानने की उत्सुकता हुई और वो कहने लगते हैं कि अल्मोड़ा में तो कहीं गांव है, तुम किस गांव के रहने वाले हो? इस प्रश्न के उसे संकोच में डाल दिया कि अपने गांव का नाम कैसे लूं। शायद अपने गांव की निराली संगना के कारण उसे संकोच हुआ था। उसके गांव का नाम कुछ अलग है, उसे शर्म आती है, इसलिए वो कहता है कि मैं कैसे कहूँ। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। कहता है अल्मोड़ा पहाड़ से 15-20 मील दूर है। जगदीश बाबू ने कहा, फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, कोई बात नहीं, 15-20 मील दूर होगा, पर गांव का नाम तो होगा। मदन ने कहा, डोटिया लगो। वह संकुचता हुआ बोला, शर्म अनुभवती हो ऐसे वो बोलता है, डोटिया लगो मेरे गांव का नाम है। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुरा कर मदन को बताया कि वो भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। जगदीश बाबू ने भी कहा कि मैं भी डोटिया लगो गांव है उसके पास ही निकट ही एक गांव है, उसी गांव के रहने वाला हूँ। और ये सुनकर मदन को इतनी प्रसन्नता खुशी हुई कि जैसे उसके हाथ में से ट्रे अभी गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी न निकल सके। खोया खोया सब वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा है। मदन अपने भूतकाल को देखने लगता है और भूतकाल से वापस वर्तमान में आ जाता है, फिर भूतकाल में खो जाता है और जगदीश बाबू को बार बार देखता है। अतीत भूतकाल में क्या देखता है तो कि गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी, इजाय यानी कि माँ, बाबा, दीदी, भोली यानी कि छोटी बहन, दाजू यानी कि बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भोली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। जगदीश बाबू को देखकर वो सोचने लगता है कि जगदीश बाबू की जो छाया है, उसकी तस्वीर है, किससे मिलती जुलती है, उसे किसका नाम दूं? कहता है उसे माँ कहूँ नहीं, बाबा कहूँ नहीं, दीदी कहूँ नहीं, भोली नहीं, तो क्या कहूँ? तो कि दाजू, बड़ा भाई कहूँ तो हाँ बड़ा भाई जैसे लगते हैं जगदीश बाबू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। जो अजनबीपन लगते थे दोनों, वो अब दोनों निकट आ गए हैं, एक दूसरे को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है। जैसे जगदीश बाबू टेबल पर बैठते हैं, तुरंत मदन से कहने लगता है, दाजू जय हिंद। कहता है, बड़े भाई जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। कहता है कि बड़े भाई आज ठंड बहुत है। मदन कहता है, दाजू क्या यहाँ भी यू यानी कि हिम पड़ेगा? कहता है, यहाँ भी बर्फ वर्षा होगी। कहता है मदन, दाजू बड़े भाई आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया, तभी किसी और से बोय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। जगदीश बाबू से ऐसे बातें करता है और जैसे ही कोई उसे बोय कहकर बुलाता है तो उसके प्रतिध्वनि पहुंचते हैं उससे पहले ही मदन वहां पहुंच जाता है।
ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज। दूसरे टेबल से ऑर्डर लेकर मदन जगदीश बाबू से जाते जाते पूछता जाता है कि दाजू कोई चीज। कहता है कोई और कुछ लाऊं। जगदीश बाबू कहते हैं पानी लाओ। मदन कहता है लाया दाजू। कहता है अभी लाया बड़े भाई। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती। बार बार शब्द बोलता है दाजू, और इतनी लगन इतने प्यार से बोलता है कि जैसे कई दिनों के बाद जब बेटा अपने माँ से मिलता है और माँ उसे जो प्यार देती है, उसे चूमती है, ऐसे ही प्यार भरे स्वर में मदन बार बार दाजू शब्द कहता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। जगदीश बाबू इस वातावरण में मिल गए तो उसे वो जो एकाकीपन था वो दूर हो गया। सब उसे अपनापन लगने लगता है। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू बड़े भाई कहकर बुलाता है। अब जगदीश बाबू की सब लोगों से जान पहचान हो गई, शहर में मिलजुल गए हैं। अब उसे एकाकीपन नहीं लगता, सब अपनापन लगता है। और मदन इधर आओ, जगदीश बाबू कहता है। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। मदन बार बार दाजू शब्द कहता है। जगदीश बाबू को अपने मध्यम वर्गीय संस्कार है वो जाग उठे। उसे शर्म संकोच होने लगा कि सब लोग देखते हैं और ये सब लोगों के बीच में मुझे दाजू कहता है, बड़े भाई कहता है। लोग क्या सोचेंगे कि बड़े भाई छोटे भाई को इस कैफे में काम करवाता है, इस होटल में काम करवाता है। ऐसे उसके मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे और ये अहम में जो उसके लगाव था, जो अपनत्व की जो पतली डोर है, वो अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। जगदीश बाबू ने कहा दाजू चाय लाओ। मदन ने कहा दाजू चाय लाओ। जगदीश बाबू ने कहा चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात। किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें, किसी की इज्जत की तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है। प्रेस्टीज यानी कि इज्जत। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। जगदीश बाबू एकदम क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण उसका मुंह एकदम लाल हो गया था। एक क्रोध के अधिकार में उसे शब्द पर अधिकार न रहा। क्रोध के कारण उसके शब्द पर अधिकार न रहा। मदन प्रेस्टीज ये शब्द का अर्थ समझ सकेगा नहीं, उसे भी मालूम नहीं, लेकिन मदन बिना समझाए सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। जगदीश बाबू ने ऐसा व्यवहार किया मदन के साथ, उसे मदन को बहुत बुरा लगा। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। मैनेजर से कहा मुझे सर दर्द है, ऐसा कहकर वो कोठरी में जाकर एक रूम में जाकर वो जोर जोर से रोने लगा।
घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से यानी कि माँ की गोद से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। किसी व्यक्ति से हमें लगाव हो, वो भी अपने वतन से दूर कहीं शहर में जहां अपनापन ना हो, अकेलापन हो, वहाँ किसी व्यक्ति से अपनेपन हो जाते हैं, परिचय हो जाता है, अपने गांव का हो, और वह व्यक्ति आकर कुछ जो हम नहीं चाहते ऐसे शब्दों में हमें कह देता है, तब बहुत चोट लगती है। अपने हृदय में बहुत दुख होता है। लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में कहीं हम जाकर अपनी आंखों से आंसू बहा दे, रो दे, तो आंखों की राह से वो आंसू से दुख बाहर निकल आता है और फिर स्वस्थ होकर हम जो कुछ निर्णय लेते हैं वो योग्य होता है। इसलिए कहते हैं भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा। पहले जैसे मदन काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट यानी कि बचपन के सहपाठी हेमत से हो गई। जगदीश बाबू कैफे जाते हैं तो वहाँ बचपन के सहपाठी उसके साथ जो अभ्यास करते थे हेमत से उससे वो मिले। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। जगदीश बाबू मदन को इशारे से बुलाता है, लेकिन मदन उसे जानबूझकर उससे दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊ दाजियू कहा। आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं और ना ही जगदीश बाबू से कहा कि क्या लाऊ दाजियू। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षाएं लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित। जगदीश बाबू ने कहा कि 2 चाय 2 आमलेट लेना, तब मदन ने यह नहीं कहा कि लाया दाजू, पर उसने यह कहा लाया साहब, मानो कि दोनों अपरिचित हो गए। शायद पहाड़ियां हैं, हेमत ने अनुमान लगाकर पूछा। हेमत कहता है कि शायद एक पहाड़ी लड़का है। हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। इतने में मदन चाय लेकर आता है। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। जैसे उस लड़के पर एहसान करते हो, इस तरह मदन कहता है क्या नाम है तुम्हारा? कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। हेमत ने कहा क्या नाम है तुम्हारा लड़के? तब जगदीश बाबू की आंखें टेबल पर रखी चाय पर ही रह गई और मदन की आंखों में जो बीत गया समय वो फिर से याद आ गया। क्या? क्योंकि जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, वो एक दिन किसी की प्रेस्टेज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें, ये सब कुछ याद आ गया। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? हेमत दूसरी बार कहता है कि क्या नाम है तुम्हारा?
मदन की आंखों में इतना गुस्सा था कि जैसे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। मदन ने कहा, बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। इस कहानी यहाँ समाप्त करते हैं।